चैप्टर 41। शाम के 7 बजे। बारिश लगातार बरस रही थी। सड़कों पर पानी की धाराएं बह रही थीं। उसी भीगी रात में नेहा भीगती हुई, कांपती हुई, लगभग दौड़ते कदमों से कपूर इंडस्ट्रीज की इमारत के सामने आकर रुकी। उसकी आंखें लगातार रोने से लाल हो चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे और बाल चेहरे से चिपक गए थे। वह सीधे रिसेप्शन पर पहुंची और हाँफते हुए बोली, मुझे मुझे आर्यन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, भीगी हुई ड्रेस, कांपते होंठ और आंखों में बेचैनी। वह चौंकी, फिर धीमे स्वर में बोली, मैम, आप ऐसे नहीं मिल सकती। सर ने साफ कह रखा है, बिना अपॉइंटमेंट कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। नेहा ने आंखों से आंसू पोंछे और टूटते स्वर में बोली, उनसे कहो, उनकी गर्लफ्रेंड उनसे मिलने आई है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कुछ पल के लिए अटकी, फिर फोन उठाकर सीधे आर्यन के केबिन में कॉल ट्रांसफर कर दिया। सर, उसने हिचकिचाते हुए कहा, आपकी गर्लफ्रेंड आई हैं और उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनते ही दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, बस फोन कट हुआ और अगले ही पल लिफ्ट के दरवाजे खुलने की आहट आई। आर्यन तेजी से नीचे आया। उसकी आंखें जैसे ही नेहा पर पड़ी, भीगी, कांपती, बेसुध सी, वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ा। नेहा, उसने झटपट अपना ओवरकोट उतारा और उसके कंधों पर डाल दिया। उसके कपड़े बारिश से बिल्कुल चिपक चुके थे। आर्यन ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, टॉवल लाओ, जल्दी। टॉवल मिलते ही वह खुद नेहा के गीले बाल पोंछने लगा। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन नेहा का रोना और तेज हो गया। आर्यन, नेहा फूट फूट कर बोली, भाई ने उस चुड़ैल से शादी कर ली, मेरी भी नहीं सुनी। आर्यन का हाथ थम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? वह बुदबुदाया। फिर खुद को संभालते हुए उसने सीधा कहा, भाई ने सांवी खन्ना से शादी कर ली। नेहा ने सिर झुका लिया, आंसू लगातार बह रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने नेहा के कंधे थामे और उसे रिसेप्शन की कुर्सी पर बिठाया। पहले पानी पियो। उसने पास रखा ग्लास उसके हाथ में पकड़ा दिया। नेहा कांपते हुए घूंट घूंट पीने लगी। आर्यन उसके माथे को देखते हुए बोला, शांत हो जाओ, पहले घर चलते हैं, फिर ठीक से बात करेंगे। नेहा ने उसकी तरफ देखा, उस नजर में टूटा भरोसा, दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। दोनों ही कार में बैठे थे। आर्यन ने नेहा के बाल ठीक करते हुए पूछा, अब बताओ क्या हुआ। फ्लैशबैक। नेहा जब आज कॉलेज पहुंच, वहां कैंपस में उसकी नजर सीधा सांवी पर पड़ी। सांवी हमेशा की तरह इतराते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। याद है, तुमने कहा था कि सब लोग मेरे पैसे की वजह से मेरे आसपास रहते हैं। सांवी की मुस्कान में चुनौती छुपी थी। लेकिन अब देखो, आज मैं शादी करने वाली हूँ, और उससे, जिसे मेरे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा चिढ़ गई। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ थी। मुझे बताने का क्या मतलब है तुम्हारा? सांवी ने आंखों में चमक के साथ झुककर फुसफुसाया। मतलब साफ है, नेहा। आज शाम जिस इंसान से मैं शादी करने वाली हूँ, वो तुम्हारा भाई है। नेहा एक पल को सन रह गई। ये क्या बकवास है? उसकी आवाज कांप रही थी। सांवी ने ठहाका लगाया और जाते जाते मुड़कर कहा, शाम को मिलते हैं, सिस्टर इन लॉ। नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी रगों में खून खौल रहा था। उसने तुरंत नव को कॉल लगाया, लेकिन दूसरी ओर बस रिंग की आवाज आती रही। नव ने कॉल उठाया ही नहीं। नेहा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। नेहा ने जितनी बार कॉल किया, हर बार रिंग जा रही थी, लेकिन नव ने कॉल नहीं उठाया। नेहा का दिल बार बार धड़कनों को तोड़ रहा था। वह बेचैनी से लिविंग एरिया में चक्कर काट रही थी। उसकी आंखें लगातार दरवाजे की ओर उठ जाती, जैसे वहीं से उसके सारे सवालों का जवाब आने वाला हो। तभी अचानक दरवाजा खुला। नव अंदर आया। उसके चेहरे पर वही ठंडा सा भाव था, जैसे कोई भारी फैसला कर चुका हो। भाई। नेहा झटपट उसके पास दौड़ी और गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको पता है, उस सांवी ने मुझसे कहा कि आप उससे शादी करने वाले हैं। उसने कहा कि। उसके शब्द वहीं अटक गए, क्योंकि दरवाजे पर एक और परछाई आकर खड़ी हो चुकी थी। नेहा ने हैरानी से देखा। सांवी थी। लाल रंग की साधारण लेकिन सजी हुई साड़ी में, माथे पर चमकता सिंदूर, गले में झूलता मंगलसूत्र। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। नेहा की आंखें फैल गईं। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। भाई, ये सच है। उसकी आवाज कांप रही थी। नव ने नजरें नेहा से मिलाई भी नहीं, बस चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। नेहा उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंसुओं से भरे हुए।
ये अच्छी लड़की नहीं है, ये चुड़ैल है। आपने इसके साथ शादी क्यों की? भाई, दरवाजा खोलिए। उसने नव के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ उसके गले से टूटी हुई सिसकियां निकल रही थीं। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। सांवी धीरे धीरे नजदीक आए और उसकी आवाज में ताना भरा हुआ था। तो कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। सांवी के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, बल्कि ठंडी जीत का रंग था। नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसका दिल टूट चुका था। वह और सहन नहीं कर सकी। एक कदम पीछे हटते हुए वह दौड़ पड़ी सीधे घर के बाहर। बारिश अब भी जारी थी। नेहा की सिसकियां उस रात की बारिश में घुल गईं। और पीछे सांवी की मुस्कान और नव का मौन, दोनों उसके टूटे हुए भरोसे पर जैसे भारी पत्थर बनकर गिर गए। फ्लैशबैक एंड। वो अब भी रो रही थी। उसका रोना सिसकियों में बदल चुका था। आर्यन उसे सीने से लगा संत करवा अपनी कार स्टार्ट कर देता है। चैप्टर 42। अब आगे। आर्यन की गाड़ी जैसे ही नेहा के घर के बाहर रुकी, उसने बिना एक शब्द कहे उसके लिए दरवाजा खोला। नेहा थकी सी, चुप सी अंदर आई। घर का दरवाजा सांवी ने खोला। उसकी निगाहें पहले नेहा पर गईं, फिर आर्यन पर, जैसे सवाल तो बहुत थे, मगर होठों पर ताले लगे हों। आर्यन ने नेहा की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, जाओ, जाकर बदल लो, आराम कर लो। नेहा बिना बहस किए सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आर्यन की आंखें अब सांवी की ओर नहीं, बल्कि घर के भीतर उस दरवाजे पर टिकी थी, जिसके पीछे वह जानता था नव है। वह ठिठक कर उस कमरे तक पहुंचा और हल्की सी दस्तक दी। नव, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर से भारी, बुझी हुई आवाज आई। मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं। आर्यन ने दरवाजे पर हाथ टिकाते हुए कहा, नव, ये जरूरी है। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अंदर से फिर वही ठंडा जवाब आया, कहा ना, मुझे कुछ सुनना ही नहीं। आर्यन गहरी सांस लेकर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक कसक सी तैर गई। फिर उसने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, ये मेरे और निया के बारे में है। इतना सुनना था कि कमरे का सन्नाटा जैसे टूट गया। अगले ही पल भीतर से कुंडी खटकी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। नव सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद की कमी से, या फिर उन आंसुओं से जिन्हें उसने छुपाने की कोशिश की थी। होंठ भींचे हुए थे, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा हो। आर्यन ने उसकी ओर सीधे देखते हुए कदम आगे बढ़ाए। कमरे के दरवाजे पर अब हवा भी भारी लगने लगी थी। आशी उस रात आर वी के सीक्रेट प्लेस पर थी। कमरे की रोशनी मंद थी, लेकिन आर वी की आवाज में वही पुराना आदेश झलक रहा था। आज देखना होगा, आर वी ने धीमे स्वर में कहा, कि अंश उस आदमी को पैसे कैसे देता है और उसके साथ क्या डील करता है। आशी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, वो फाइल तैयार है। आर वी की गहरी निगाहें उसके चेहरे से हटकर एन के पर टिक गईं। बस एक हल्के इशारे में सब समझा दिया गया। एन के तुरंत आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी फाइल आशी को थमा दी। फाइल लेते हुए आशी ने आर वी की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर होठों पर चुप्पी। बिना कुछ कहे वह वहां से निकल गई। पीछे से आर वी ने फिर से एन के को इशारा किया, उसके पीछे जाओ। एन के ने सिर हिलाकर हामी भरी और तेज कदमों से बाहर निकल गया। दूसरी ओर अयांश अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। अचानक उसने द्रुति को स्टडी रूम से बाहर आते देखा। भौहें सिकुड़ गईं। द्रुति, उसने ठंडे स्वर में पुकारा, तुम स्टडी रूम में क्या ढूंढ रही थी? मैंने तो तुमसे कोई फाइल मांगी ही नहीं। द्रुति कुछ पल चुप रही, जैसे मन में शब्दों को तराश रही हो। फिर गहरी सांस लेकर बोली, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? अयांश का चेहरा नर्म पड़ा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। द्रुति की आंखों में हल्की चमक उभरी। वह धीमे स्वर में बोली, किसी ने मुझसे कहा था कि हर फाइल, हर डॉक्यूमेंट की हर लाइन, हर शब्द को अच्छे से पढ़कर ही साइन करना चाहिए। चाहे फाइल देने वाला कोई भी क्यों न हो, आप हो या अंश बड़े पापा। उसने कहा कि बड़े पापा जो फाइल दे रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं बस क्रॉस चेक करना चाहती थी। अयांश के चेहरे पर हैरानी और नाराजगी दोनों तैर गए। तुमसे ये सब किसने कहा, द्रुति? क्यों कहा? और बड़े पापा पर शक क्यों करने लगा वो? द्रुति ने होंठ काटे। उसके चेहरे पर झिझक थी। मैं नाम नहीं बता सकती। बस इतना जानिए कि मैं सच जानना चाहती थी, कि वो जो कह रहा है, कहीं सही तो नहीं। अयांश ने गहरी सांस भरते हुए उसका हाथ दबाया। तुम बेवजह ज्यादा सोच रही हो। अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मैं किसी अजनबी की बात पर अपने पर शक नहीं कर सकता।
बड़े पापा मेरे लिए सब कुछ हैं। द्रुति ने हल्की आवाज में कहा। ठीक है, लेकिन आप उस फाइल को प्रॉपर्ली पढ़कर साइन तो कर सकते हैं ना? अयांश ने उसकी आंखों में झांका। वहां बस चिंता और प्यार की झलक थी। वह मुस्कुराया और बोला, चलो, अब सो जाओ। बहुत सोच लिया। उसने द्रुति को ब्लैंकेट से ढक दिया। द्रुति शांत हो गई, मगर उसकी आंखों में छुपी बेचैनी अब भी थी। अयांश बिस्तर के किनारे बैठा कुछ देर उसे देखता रहा। द्रुति नींद की ओर बढ़ रही थी, पर उसके मन में सवाल गूंज रहा था, ये सब द्रुति को कहने वाला कौन है? उस रात अयांश की आंखों से नींद गायब हो गई। सवाल उसके मन पर बोझ की तरह बैठ गया था। फार्म हाउस। अद्विक और शिवांगी नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कब तक? बेसमेंट में कैद वंश जैसे तैसे कर खुद को आजाद कर बाहर आ जाता है। सूरज की हल्की किरणें जमीन पर बिखरी थीं। शिवांगी नींद से उठकर अद्विक को ढूंढने बाहर आई थी। वो लॉन की पगडंडी पर चल रही थी। अद्विक, उसने धीमे से पुकारा। तभी उसे किसी की परछाई दिखी। वो मुस्कुराई, शायद वही है। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, उसकी सांसें थम गईं। काला ट्रैक सूट, चेहरे पर वही चालाक मुस्कान के साथ साथ कुछ चोट के निशान थे, और आंखों में एक अजीब सूनापन। वंश। शिवांगी के कदम वहीं रुक गए। उसका शरीर हल्का सा कांपा, और फिर एक झटके में वो 2 कदम पीछे हुई। अद्विक, उसने जोर से चिल्लाया। वंश हंस पड़ा। धीरे धीरे उसके पास आया। अरे अरे, मुझसे क्यों डर रही हो? जिसके लिए तुम अपने घर वालों को छोड़कर भागी, अब उसी से डर? शिवांगी के चेहरे पर हैरानी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वंश ने जेब से अपना फोन निकाला। उसकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस थे। वो पास आया, फोन उसकी आंखों के सामने किया। शिवांगी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। स्क्रीन पर दिख रहा था वो और वंश किसी रिजॉर्ट जैसे कमरे में। एक वीडियो जिसमें वंश उसे बाहों में लेता है। एक और तस्वीर जिसमें वो हंसती दिख रही है, शायद नशे में। शिवांगी की सांसें तेज हो गईं। चेहरे से सारा रंग उड़ गया। ये कब? ये मैं कैसे? वंश उसके चेहरे की हालत देखकर मुस्कुराया। अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। शिवांगी ने फोन गिरा दिया। नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैं ऐसे कभी नहीं हंसी उसके साथ। ये फेक है, ये एडिटेड है। वंश धीरे से बोला, या फिर तुम्हें सब याद नहीं आ रहा? अद्विक ने तुम्हें जो बताया बस वही याद है। शिवांगी के सामने खड़ा वंश अब भी उसे दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, ये सब तेरी मर्जी से हुआ था, भूल गई? शिवांगी घबराए, कांपती हुई पीछे हटी, और तभी उसने किसी को आते देखा। अद्विक। वो जैसे टूटी हुई उम्मीद के साथ दौड़ पड़ी। भागकर उसके पास पहुंची, और कांपते शब्दों में बोली, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है मैं इससे प्यार करती थी। मैं तो आपसे, सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। अद्विक ने वंश को एक नजर देखा, फिर ठंडी नजरों से शिवांगी की तरफ देखा। कुछ पल की चुप्पी। शिवांगी को उम्मीद थी कि अब वो बोलेगा, सब झूठ साबित करेगा, उसे गले लगा लेगा। लेकिन सही तो कह रहा है ये। इसका कहा एक एक शब्द सच है। शिवांगी की आंखें कुछ पल के लिए बिना पलक झपके उसकी ओर टिकी रहीं। फिर उसकी पुतलियां कांप गईं। उसने 2 कदम पीछे लिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, नहीं, ये सपना है। और वो जमीन पर गिर पड़ी। अद्विक ने उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अद्विक के गार्ड्स आकर वंश को वापस अपने साथ बेसमेंट में ले गया। चैप्टर 43। ए फ्लैट आगे। फार्म हाउस। शाम का वक्त। कमरे में हल्का अंधेरा। शिवांगी की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों तरफ धुंधली रोशनी, और सामने वही चेहरा, वो जिसकी बाहों में उसे सुकून मिला था, अद्विक। वो तुरंत उठ बैठी, और कांपते हुए उसे गले से लगा लिया। आप जानते हैं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। वो वंश, उसने कहा मैं उसे प्यार करती हूँ, आपसे नहीं। और वो वंश, वो कुछ दिखा रहा था। अद्विक की सांसें धीमी थीं। वो सपना नहीं था। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो सब सच था। शिवांगी की पकड़ अद्विक से ढीली हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। अद्विक की आवाज भी भारी हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, वो हर एक शब्द सच है। जो भी वंश ने तुमसे कहा, तुम मेरे लिए नहीं, उसी से शादी करने के लिए भागी थी। शिवांगी ने तुरंत सिर झटकते हुए आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, नहीं, नहीं अद्विक, ऐसा कैसे हो सकता है? वो वंश, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो ये सच कैसे हो सकते? अद्विक की पलकों पर नमी थी।
उसने झुककर उसकी आंखों से आंसू पोंछे और टूटे स्वर में बोला, शिवांगी, मैंने जो तुम्हें यादें दी थी वो गलत थी। सच ये है कि एक्सीडेंट से पहले मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं था। शिवांगी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें थम सी गईं। तो मैं सच में सिर्फ एक मकसद हूं आपके लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। बोलिए अद्विक, कौन सा मकसद हूं मैं? बोलिए। अद्विक ने पलकें बंद कर लीं। उसके शब्द किसी धारदार तलवार की तरह थे, जो खुद उसके ही दिल को चीर रहे थे। हाँ शिवांगी, मैं तुम्हारे करीब मकसद से आया था। मुझे लगा तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को बिजनेस में चीट किया, और मैं बदले के मकसद से तुम्हारे पास आया। शिवांगी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसका दिल जैसे जमीन पर बिखर गया हो। लेकिन अद्विक ने तुरंत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। लेकिन तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा दिल, उसके आगे मैं हार गया। मैंने चाहकर भी तुम्हें सिर्फ एक मकसद नहीं माना। तुम मेरे दिल में उतर गई शिवांगी, और वहीं की होकर रह गई। उसकी आवाज टूट गई। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, कुछ दिन पहले मिसेज आशी कपूर ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए। उनमें साफ लिखा था कि ये सब तुम्हारे डैड ने नहीं किया था। मेरे डैड के असिस्टेंट ने धोखा दिया था, और सजा भी तुम्हारे डैड ने ही दिलवाई थी। यानी मेरी सारी नफरत, मेरा सारा शक झूठ पर टिका था। उसने सिर झुका लिया। ये है वो सच जो मैंने तुमसे छुपाया। अब तुम जो भी फैसला लोगी, मुझे मंजूर होगा। इतना कहते ही शिवांगी ने उसके हाथ झटक दिए। उसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा दर्द था। दूसरी ओर नव ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया था, लेकिन कमरे का माहौल अब भी उतना ही भारी था। नेहा कपड़े बदलकर बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर नमी थी, शायद तौलिए की या शायद अब तक न सूखे आंसुओं की। आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, बात यही करोगे या बाहर चलोगे? नव ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और कठोर स्वर में बोला, जो भी कहना है यही कहो। आर्यन ने अपने शब्दों को थामते हुए कहा, कल रात निया मेरे साथ थी, क्योंकि उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। उसकी नजर एक पल को सांवी की ओर गई, पर सांवी का चेहरा बेअसर रहा। उसके भाव ऐसे थे मानो ये सब सुनना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। नव की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। तो यही सब तुम दोनों मुझसे छिपा रहे थे? तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, और मुझे अब जाकर बता रहे हो? नेहा आगे बढ़ी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। भाई, हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात में नहीं। उसकी आंखों में बिन मांगे जवाब तैर रहे थे। फिर अचानक उसकी आवाज भर भर आ गई, लेकिन आपने उस सांवी से शादी क्यों की? क्यों भाई? कमरे का सन्नाटा और गहरा गया। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर नव को देखा। तुम्हें सिर्फ यही कहना था तो तू जा सकता है, नव ने तीखे स्वर में कहा। उसकी ठुड्डी तनी हुई थी। आर्यन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं नव, मुझे तुम्हारी इस अचानक हुई शादी का कारण जानना है। जब तक तुम सच नहीं बताओगे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। लॉ लिविंग एरिया के दीवार से लगकर खड़ी सांवी अब भी निर्विकार खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर रही थी, जैसे वह चाहती हो कि नव कुछ न बोले, जैसे सच की डोर सिर्फ उसी के हाथ में हो। नव कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसके चेहरे पर थकान और कठोरता दोनों साफ झलक रही थी। तुम जा सकते हो आर्यन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आर्यन पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से और जिज्ञासा की एक अजीब सी चमक थी। नहीं भाई, हमें करनी है। आपने इस सांवी से शादी क्यों की? बताए, इसने ऐसा क्या कहा आपसे? बोलिए ना, नेहा ने सवाल किया। नव कुछ कहता उससे पहले ही सांवी आगे बढ़ी। उसने नव का हाथ थाम लिया, जैसे उसका सहारा बनना चाहती हो। उसकी आंखों में इस बार कोई बनावट नहीं थी, एक अजीब सी नमी और सच्चाई थी। मैं बताती हूँ, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे भाई से प्यार हो गया, उस दिन से, जब उसने मुझे उन गुंडों से बचाया था। शायद तुम समझ नहीं पाओगी निया, लेकिन मेरे लिए वही पल सब बदल गया था। निया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने झटके से सांवी की ओर देखा, फिर उसके शब्दों को मानो सुनने से इनकार कर दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, समझी? मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने अपने भाई से पूछा है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में गुस्से और दर्द की मिली जुली चमक थी। भाई, आप ही बताए, ये सब सच है? आपने अपनी मर्जी से शादी की, या? वह थम गई, गला भर आया। कमरे का बोझिल सन्नाटा नव के जवाब का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह धृति धीरे धीरे यांश के कबिन में दाखिल हुई। कमरा शांत था। टेबल पर कुछ फाइलें बेतरतीब पड़ी थीं।
उसकी नजर सीधे उसी फाइल पर गई, वही फाइल जिसे कल रात अंश अपने हाथों से सीने से लगाकर घूम रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। धीरे से फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे और तुरंत अपने फोन से तस्वीरें खींच ली। फिर उसने फोन कान से लगाकर कहा, मुझे आपसे मिलना है, अभी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद कॉफी शॉप की खिड़कियों से आती हल्की धूप द्रुति के चेहरे पर पड़ रही थी। वह बेचैनी से टेबल पर रखे कप से खेल रही थी। दरवाजा खुला और भीतर आए एनके और आशी। एनके के हाथ में वही फाइल थी। आशी ने बिना औपचारिकता के द्रुति के पास आकर सीट ले ली। क्या मिला तुम्हें? आशी ने सीधी नजरों से पूछा। द्रुति ने झटके से अपना फोन निकाला और तस्वीरें दिखाते हुए बोली, मैम, ये तो एक नॉर्मल सी पेपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन बड़े पापा जिद कर रहे थे कि अयांश सर इन पर साइन करें। और जब मैंने उनसे ये फाइल मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। आशी की नजरें गंभीर हो गईं। उसने एनके की ओर इशारा किया। एनके ने अपने हाथ में पकड़ी असली फाइल द्रुति के सामने रख दी। देखो, असली सच ये है, आशी ने ठंडी आवाज में कहा। द्रुति ने फाइल खोली। पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। ये तो। उसकी आवाज रुक गई। एनके ने गंभीरता से कहा, इस कंपनी का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। असल में ये कोई बिजनेस नहीं है, बस एक फर्जी नाम, ताकि इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा इधर उधर किया जा सके। द्रुति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, मतलब ये पेपर कंपनी सिर्फ पेपर पर ही है। आशी ने सिर हिलाया। अब तुम्हें समझ आया कि अंश खन्ना इतने बेताब क्यों थे इन कागजों पर अयांश के साइन करवाने को। वो चाहते हैं कि इस धोखे का बोझ अयांश के सिर पर आ जाए, ताकि अगर कभी ये सच बाहर निकले तो दोष अयांश पर आए। जो पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर है वो उनके नाम हो जाए। द्रुति की आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला भाव था। तो अब मुझे ये सब अयांश को दिखाना होगा, आशी ने उसकी ओर झुककर कहा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, ये सच अंश खन्ना तक न पहुंचे। अगर उन्हें भनक भी लगी कि तुम्हें ये सब पता है, तो वो तुम्हें और अयांश को बख्शेंगे नहीं। फिर वह खड़ी हो गई। अपना पस उठाते हुए बोली, याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसी कॉफी शॉप में आ जाना। एनके तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारी हर मदद करेगा। एनके ने हल्के से सिर झुकाकर हामी भरी। आशी ने द्रुति की आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे उसे ताकीद कर रही हो कि इस सच को हल्के में न ले। और फिर वो दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गए। द्रुति वहीं बैठी रह गई। उसके सामने मेज पर फाइल खुली पड़ी थी, जिसमें हर पन्ना उसके परिवार की जिंदगी बदलने का दम रखता था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अयांश को समय रहते इस जाल से बचा पाऊंगी? चैप्टर 44। अब आगे। आशी जैसे ही कॉफी शॉप से बाहर निकली, हल्की हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। उसने जरा चैन की सांस ही ली थी कि सामने सड़क किनारे खड़ी काली कार से टेक लगाए सार्थक दिखाई दिया। उसकी मुस्कुराहट में वही बेपरवाह सा कॉन्फिडेंस था, जो आशी को हमेशा असहज भी करता और कहीं गहराई में सुकून भी। आशी की नजरें एक पल को ठिठक गईं। उसने जल्दी से अपने पीछे चल रहे एनके की ओर हल्का सा इशारा किया, तुम जाओ। एनके ने जैसे समझते ही आंखें झुकाकर अलग राह पकड़ ली, जैसे उसका आशी से कोई लेना देना ही न हो। आशी संभलते हुए सार्थक के सामने पहुंची। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में हैरानी थी। सार्थक ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी बातों में हमेशा की तरह एक फ्लर्टिंग सा अंदाज था। आशी चाहकर भी मुस्कुरा दी। जैसे कोई बच्चा अपनी मासूम शरारत से सबका दिल जीत लेता है, वैसे ही सार्थक की मौजूदगी उसे बार बार अपनी ओर खींचती थी। दोनों कार में बैठ गए। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और बाहर बहती शाम की ठंडी हवा माहौल को और गहरा बना रही थी। ड्राइव करते हुए सार्थक ने अचानक उसकी ओर देखा। आजकल द्रुति के साथ तुम्हारी सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं, और अयांश पर तुम्हारी नजरें जरा ज्यादा ही टिक जाती हैं। आखिर रिश्ता क्या है? सवाल जैसे तीर की तरह सीधा आशी के दिल में लगा। कुछ पल को उसने खामोशी साध ली, फिर सार्थक की आंखों में देखते हुए धीमे से बोली, समय आने पर सब बता दूंगी। वैसे आपको जलन हो रही है क्या? सार्थक हल्का सा झुककर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। उसकी पकड़ में न तो जबरदस्ती थी, न कोई कमजोरी, बस एक भरोसे की गर्माहट थी। जलन होती अगर कोई और होता, लेकिन अयांश से नहीं। उसकी गहरी नजरें आशी को पल भर को निरुत्तर कर गईं, जैसे उसने कह दिया हो कि उसे हर बात पर शक हो सकता है,
पर आशी की नियत और उसके दिल पर नहीं। कार की खिड़की से गुजरती लाइट्स उनके चेहरों पर अक्स डाल रही थी। आशी की मुस्कान हल्की थी, मगर दिल में हलचल गहरी। दूसरी ओर नव ने गहरी सांस ली और आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। ये शादी हो चुकी है। कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानना जरूरी नहीं। और हाँ, आर्यन, वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला। यही मेरा जवाब है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने घर पर बाहर वाले नहीं चाहिए। आर्यन जैसे ठिठक गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। जिस भाई की तरह उसने नव को हमेशा माना था, वही उसे बाहर वाला कह रहा था। नेहा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तमतमाते हुए बोली, भाई, आर्यन को आप बाहर वाला कैसे कह सकते हो? आप दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। वो आपके लिए हर वक्त खड़ा रहा है। और अगर कोई बाहर वाली है तो वो ये सांवी है, जो जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुस आई है। सांवी का चेहरा जरा भी नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चुनौती झलक रही थी। नव ने कोई बहस आगे नहीं बढ़ाई। बिना एक शब्द बोले वह पलटा और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। नेहा का गुस्सा और उबाल गया। वह तेज कदमों से उसके पीछे बढ़ी। भाई, आप मेरी बात सुनेगी तो सही। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सांवी भी उसी के पीछे जाकर नव के कमरे में दाखिल हो रही है, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आग भर आई। वह चीख पड़ी, ये मेरे भाई के कमरे में कैसे जा सकती है? किस हक से? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ा, उसे थामकर बोला, बस नेहा, अभी और मत बढ़ाओ बात को। देख नहीं रही हो तुम्हारे भाई की हालत कैसी है? तुम्हें भी अभी शांति चाहिए। नेहा गुस्से और आंसुओं में कांप रही थी, लेकिन आर्यन उसे खींचकर उसके कमरे की ओर ले गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, फिलहाल आराम करो, अभी समय है, सब सच सामने आएगा, लेकिन इस वक्त तुम अपने गुस्से में खुद को और अपने भाई दोनों को तोड़ दोगी। नेहा बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, होंठ सख्त भींचे हुए। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, भाई ने आखिर ऐसा क्यों किया? नव का कमरा। नव बिस्तर पर बैठा, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जैसे अपने ही बोझ तले दबा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं, मानो सीने में कोई अदृश्य पत्थर रखा हो। धीरे धीरे सांवी उसके पास आई। उसकी आंखों में बनावटी नरमी थी। वह उसके पीछे बैठकर उसके सिर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगी। लेकिन नव अचानक झटके से पीछे हटा। उसने उसका हाथ झटक दिया और आंखों में गुस्से की आग लिए बोला, मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हमारी शर्त सिर्फ शादी तक सीमित थी। मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। सांवी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक खतरनाक सिहरन थी। तुम भूल रहे हो, नव, ये शादी क्यों हुई थी? मैं अभी भी अपना वादा तोड़ सकती हूँ। अगर नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की नशे में डूबी वो वीडियो लड़कों के साथ वायरल हो, तो चुपचाप मेरे साथ अच्छे पति की तरह रहना होगा। नव ने उसे घूरते हुए फिर हाथ झटका और उठ खड़ा हुआ। वह सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर कहा, शर्त पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपनी बात से पलटी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह बस एक कदम और बढ़ाने ही वाला था कि सांवी की आवाज पीछे से तीर की तरह आई। ठीक है, तो अभी चलकर निया को सब बता देती हूँ। उसे सच बताती हूँ कि उसका प्यारा भाई और उसका रिश्ता आखिर है क्या। नव बिजली सी फुर्ती से पलटा। अगले ही पल उसने सांवी को दीवार से जोर से लगा दिया। उसका हाथ उसके होठों पर कसकर रखा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। चुप रहो, वह फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज पत्थर की तरह भारी थी। तुम ये राज कैसे जानती हो? जिस दिन ये राज बाहर आया, उस दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। समझी तुम? सांवी ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। उसकी आंखों में डर और जीत का अजीब सा मिश्रण था। होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। तो इस राज को राज रखने के लिए तुम्हें मेरा अच्छा पति बनना होगा, समझे? उसने अपने नर्म हाथ से नव का गाल छुआ। उसका स्पर्श जहरीली नरमी से भरा था। अब सो जाओ, तुम्हारे सपनों में भी मैं ही रहूंगी। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके चेहरे पर तैरती संतोष भरी मुस्कान साफ बता रही थी कि खेल अब उसके हाथ में है। नव वहीं खड़ा रह गया, दीवार से टिककर, माथे पर पसीना और दिल में बवंडर। ये पिछली रात की उस वीडियो की बात हो रही थी, जब नशे में नेहा को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। चैप्टर 45। अब आगे। रात का सन्नाटा पार्क की हरियाली में और भी गहरा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बेंच पर बैठे नव के थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। वह दोनों हाथों से सिर थामे गुमसुम बैठा था, मानो सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो।
थोड़ी देर बाद आर्यन वहां पहुंचा। उसने नेहा को घर में संभालकर बाहर कदम रखा था और सामने बेंच पर अकेले बैठे नव को देख वह सीधे उसके पास आकर बैठ गया। आर्यन ने उसकी हालत देख धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कोई बात है, कोई मजबूरी है, क्या आपने इस दोस्त को नहीं बताएगा? नव ने चेहरे से हाथ हटाए और एक ताना मारते हुए बोला, इस दोस्त ने मेरी बहन को डेट करने से पहले बताया था क्या? आर्यन ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसे लगा ये चुभन कहीं ना कहीं सही थी। मैं उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद बताना चाहता था, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन कल रात जो हुआ, कहीं तूने ये शादी उसी वजह से तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बात को लेकर सांवी तुझे ब्लैकमेल कर रही है? नव की आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा ही कुछ समझ ले। अपनी नेहा के लिए मैं उसे भी झेल सकता हूँ। आर्यन का दिल कसक गया। उसने गंभीरता से समझाते हुए कहा, नव, शादी कोई छोटी बात नहीं है। शादी झेलने या काटने के लिए नहीं होती, शादी जिंदगी जीने के लिए होती है, साथ निभाने के लिए होती है। इस बार नव चुप रहा। उसके होंठ खुले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। बस एक लंबी खामोशी उसके चारों ओर फैल गई। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तू घर जा, आंटी इंतजार कर रही होंगी। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी उदासी को पढ़ते हुए। फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से बोला, तू सच में ठीक है ना? नव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने नजरें फेर ली। जवाब उसके होठों पर अटका रह गया। सुबह की ठंडी हवा के बीच रसोई से कॉफी और टोस्ट की खुशबू फैल रही थी। नव किचन काउंटर पर खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। नेहा अपने कमरे से कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई। वह सीधे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी ही थी कि नव ने आवाज दी, नाश्ता करके जाना। उसके स्वर में आदेश नहीं, बल्कि अपनापन था। नेहा हल्की नाराजगी के साथ रुक गई और मेज पर बैठ गई। नव प्लेट में टोस्ट रखते हुए सर्व करने ही वाला था कि तभी बेधड़क कदमों की आहट आई। सांवी बाथरोब पहने हुए बाहर आई। उसकी चाल में अजीब सा इतराना था। हसबैंड, मेरे लिए कुछ कपड़े ला दो। मैं अपने घर से लेकर नहीं आई, उसने बिना झिझके कहा। फिर होंठ दबाकर सोचा और जोर दिया, वैसे भी इतनी सुबह कोई दुकान खुली नहीं होगी, एक काम करो, मुझे नेहा के नए कपड़े दिलवा दो। नव ठहर गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए झुंझलाहट चमकी, लेकिन उसने कुछ कहे बिना नजर नेहा की ओर घुमा दी। नेहा, इसे कपड़े ला कर दे दो। नेहा ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में चिड़क और गुस्सा दोनों थे। मैं क्यों दूं? ये अपने ब्रांडेड कपड़े छोड़ मेरे कपड़ों में एडजस्ट कैसे करेगी? और लाई क्यों नहीं अपने घर से? वह एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी बात और तीखी करती चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फैमिली को पता ही नहीं है इस शादी के बारे में? सवाल हवा में लटक गया। नव के चेहरे पर सख्ती उभर आई, जबकि सांवी की आंखों में पल भर के लिए झलक गया घबराहट का साया। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे सब कुछ सामान्य हो। खन्ना मेंशन डाइनिंग एरिया में रौनक थी, लेकिन माहौल में हल्की बेचैनी भी तैर रही थी। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। अंश खन्ना अपनी आदत के मुताबिक अखबार देख रहे थे। वहीं सिया की आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। सिया ने आखिरकार अपनी चिंता जाहिर कर दी, अंश जी, शानवी अपने कमरे में नहीं है, सुबह से कहीं दिखी ही नहीं। अंश ने लापरवाही से टोस्ट का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, कहीं क्लब में पड़ी होगी। और कहाँ जाएगी ये लड़की? अयांश ने तुरंत बीच में कहा, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करिए। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इसी बीच द्रुति सबको नाश्ता परोस रही थी। वातावरण में अचानक सन्नाटा छा गया जब मुख्य दरवाजे से आहट हुई। सबकी नजरें उधर मुड़ी। वहां नेहा खड़ी थी। उसके चेहरे पर हिचक भी थी और दृढ़ता भी। वो धीरे धीरे अंदर आई, सभी के सामने खड़ी होकर बोली, मैं बताती हूँ, कहाँ है आपकी सानवी? सबके हाथ रुक गए। अंश की भौहें चढ़ गईं। सिया ने नजरें टिकी रखी। अयांश की सांस अटक गई। नेहा ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, उसने मेरे भाई से शादी कर ली है। पूरा डाइनिंग एरिया एकदम स्तब्ध हो गया। कुर्सियों की हल्की चरमराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सिया ने धीरे से क्या कहा, जबकि अंश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसने मेरे भाई से शादी कर ली है। सभी की नजरें जमी रह गईं। अंश खन्ना ने धीरे धीरे अपना अखबार नीचे रखा। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। क्या बकवास है ये? उनकी भारी आवाज गूंज उठी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? हमारी सानवी बिना बताए शादी? अयांश के होंठ सूख गए। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली।
किससे? उसकी आवाज गहरी लेकिन टूटी हुई थी। नेहा ने सबकी ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मेरे भाई नव से, जो आशी गोयल का असिस्टेंट है। पूरा डाइनिंग हॉल जैसे विस्फोट की तरह गूंज उठा। धृति ने परोसते परोसते हाथ रोक लिए, प्लेट जमीन पर गिर गई और खंगती आवाज गूंजी। अंश गुस्से से खड़े हो गए, उनकी कुर्सी पीछे सरक गई। नव, वो लड़का जिसने कभी हमारे घर की दहलीज तक पार करने की औकात नहीं रखी, और अब मेरी बेटी का पति बन बैठा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हमसे छुपाकर ये कैसे कर लिया? धृति ने उन्हें संभाला। अयांश ने दांत भींचते हुए कहा, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। उसके अंदर गुस्से और दर्द का मिला जुला तूफान था। नेहा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि उसने ये सच बताने का जोखिम क्यों उठाया। वो चाहती थी कि यह सब सानवी को उसके भाई से दूर कर दे। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले।